सदस्यगण, प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। हम सभी सांसद पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए इसकी सराहना करते हैं। देश की विकास यात्रा में ये एक अविस्मरणीय क्षण है जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण कण में प्रभु श्री राम, माता सीता और रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। राम राज्य का आदर्श पूज्य बापू के हृदय में बसा था। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या के मनोहरी मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसी तिथि है जिसने देश के कोने कोने को अद्भुत आनंद और उत्साह से भर दिया। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां में भी श्री राम मंदिर की खूबी चर्चा रही है। हर ओर आस्था का सागर उमड़ता दिखा। यह एक राष्ट्रीय पर्व का दिन बन गया जिसको लेकर युग युगांतर तक हमारी पीढ़ियां अभिभूत होती रहेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन नियमों का पालन किया। इस दौरान वे नासिक से लेपाक्षी और त्रिप्रयार से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा ने देशवासियों को एक बार फिर विविधता में एकता की अपनी शक्ति का अनुभव कराया है और इससे एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से देश की इस आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने की बात कही है। इस अवसर ने यह भी सिद्ध किया है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी चेतना निरंतर सशक्त हो रही है। समाज के हर वर्ग ने पूरी एकता और सद्भावना का परिचय देते हुए प्रभु श्री राम का हृदय से स्वागत किया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इस अवसर ने यह भी दिखाया है कि समाज में समरसता बढ़ाने में हमारे सामूहिक प्रयासों का कितना बड़ा योगदान है। इस पल के साकार होने में हमारी न्यायपालिका और समाज के एक बड़े हिस्से की भूमिका भी उतनी ही अहम रही है। जनमानस का हमारे कानून और लोकतंत्र पर विश्वास ये दिखाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कितनी सशक्त और गहरी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने समग्र देश में जय पराजय की भावना की जगह शांति बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा समाज को दी। कोर्ट के आदेश पर चलते हुए सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इससे मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से चला और 4 वर्ष में ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। सदियों की तपस्या के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से देश में सुशासन और जन कल्याण के नए युग का शुभारंभ हुआ है।
भगवान श्री राम ने हमेशा समाज के सभी वर्गों का सम्मान किया और लोगों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारे परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना को विस्तार देना जरूरी है। निश्चित रूप से इससे 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत बनाने के हम सभी के संकल्प को और बल मिलने वाला है। आज ये कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतवर्ष प्रभु श्री राम के वचनों का अनुसरण कर रहा है। आज समाज का हर वर्ग ये देख रहा है कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे निरंतर एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हर किसी की आकांक्षाओं का न केवल प्राथमिकता मिल रही है बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा रहा है ताकि विकास में कोई पीछे न छूट जाए। अयोध्या में जन जन की भावनाओं का प्रतीक बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से जुड़े इस अवसर को हम सभी के लिए गौरवान्वित हैं। हमें विश्वास है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को आशा, एकता और सामूहिकता के मूल्यों का संदेश देगी। इसके साथ ही यह हमारे देश की विविधता में एकता की भावना को और प्रगाढ़ करेगी। Honorable members, there is one permitted special mention today. The same shall be deemed to be laid on the table of the House. Honorable members, we have come to close of the 263rd session of Rajya Sabha. It is the last session before we go for the general election, a true festival of democracy in the mother of democracy. As highlighted by the Honorable President in her address, Bharat is making phenomenal progress in all walks of life. We are in Amrit Kal of our Republic. As members of the upper house, we have to ensure exemplary standards of conduct. We need to be a source of inspiration as Bharat steadfastly surges towards a Viksit Rashtra and a global leader. We are in an era of immense possibilities. Let us vigorously contribute for continual incremental rise of Bharat. I have no doubt that this sentiment is shared by every member of this House and people at large. In short but important session, the House set for 9 days dealing with 116 issues of public importance alongside answering 90 starred and 960 unstarred questions. Overall productivity during the session stood at an impressive figure of 137%. It is noteworthy that during this session, honorable members spoke in 15 regional languages with simultaneous interpretation in Hindi and English. In addition to the discussion on the motion of thanks to President's address and interim union budget, this House also passed 7 bills, including public examinations, prevention of unfair means bill, water prevention and control of pollution amendment bill, Jammu and Kashmir local bodies laws amendment bill, and constitution amendment bills related to inclusion of scheduled caste and scheduled tribes. I would like to mention that 22 private member bills have been introduced in this session. Honorable members, the House also bade farewell to 68 members. Out of these, 3 members retired in month of January, and the remaining 65 would be retiring between February to July this year. Let me express our profound appreciation for the distinct service rendered by each one of our esteemed retiring colleagues. I extend my heartfelt appreciation to the Honorable Deputy Chairperson, Sri Harivansh Ji, and members of the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I also thank Leader of the House, the Leader of the Opposition, Minister of Parliamentary Affairs,
the leaders of various parties, and honorable members for their cooperation. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff in ensuring that the session runs smoothly. Before I conclude, I would like to extend my good wishes to all of you for the forthcoming festivals and for the general election. The national song. Urgent Sine Die.